हाय एवरीवन। आज हम बेसिकली इस वीडियो में करने वाले हैं फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या क्या हैं, है ना। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, लक्ष्मीकांत अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं या कोई और बुक अगर आप फॉलो कर रहे हैं, डीडी बसु आप फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। मेनली लक्ष्मीकांत की अगर मैं बात करूँ तो उसमें ये सारी चीज़ें गिवन है आपको कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या हैं, है ना। 1 बाय 1 फीचर सारे दे रखे हैं उसमें। बट अगर मैं बोलूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर आपको अलग से याद करने पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। देखिए, आप अगर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं या पूरी लक्ष्मीकांत बेसिकली अगर आप एक बार गो थ्रू करते हैं, है ना, तो उसको पढ़ते पढ़ते आपको ये तो एटलीस्ट समझ में आ जाएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर क्या हैं। राइट, बट फिर भी आप अगर उसका एक ओवरव्यू ले लें तो सिंपल सी बात है, अगर आपको पता है कि हमारे फीचर्स क्या क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के विशेषताएं क्या क्या हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आप उन चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तो आपको उसको उसी एंगल से देखेंगे, है ना। तो एक इंसाइट वो प्रॉपरली आपके लिए बना देगा। तो देखिए, उसी चैप्टर को हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हमारा टॉपिक है आज का, कॉम्प्रिहेंसिव व्यू। राइट, कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू हम करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने प्रियम्बल को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया हुआ है ना। आई होप उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा अगर आपने वो वीडियो गो थ्रू की हुई है। अगर नहीं की है तो आप उसको एक बार जाके गो थ्रू कीजिए, और कोई डाउट होता है तो जस्ट डू लेट मी नो। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, उसके नीचे टेलीग्राम चैनल मैंने अपना लिंक करा हुआ है ना। उसके अलावा भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, एंड मैं जितना ज़्यादा हो सके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं हमारे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर देखिए हैं क्या क्या, है ना। देखिए, हमको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1949 में बनकर तैयार हो चुका था। डेट ऑफ अडॉप्शन, है ना, ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुका है। डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे प्रियम्बल के अंदर लिखा हुआ है ना। डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है हमारे प्रियम्बल के अंदर। लेकिन ये जो अप्लाई हुआ है ना, ये जो बेसिकली अपना इम्प्लीमेंटेशन इसका जब हुआ था, है ना, तो ये हुआ 26 जनवरी 1950 को। राइट, और इसी दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, इसी दिन हम सेलिब्रेट करते हैं अपना रिपब्लिक डे। आई होप ये आपको पता होगा, है ना। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता, इसी दिन अपना सेलिब्रेट करते हैं हम रिपब्लिक डे, है ना। तो रिपब्लिक डे जिस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं उस दिन से माना जाता है कि कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन से शुरू हुआ। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द जो इसके जो रेगुलेशंस है, सॉरी मोस्ट ऑफ जो इसके लॉज हैं, रूल्स हैं, एक्ट हैं, वो सब कब 26 जनवरी 1950 से लागू हो गए थे। लेकिन इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा जा रहा था, उसी दिन से हमारे 4 प्रोविज़न, ध्यान रखिएगा, 4 प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लागू हो गए थे। उनमें से पहला प्रोविज़न था द प्रोविज़न ऑफ इलेक्शन, है ना। इलेक्शन का प्रोविज़न उसी दिन से लागू हो गया था। अगला जो प्रोविज़न आपको याद रखना है, वो जो प्रोविज़न है वो है सिटीजनशिप, है ना, नागरिकता, सिटीजनशिप। ये प्रोविज़न बेसिकली उसी दिन से लागू हो गया था, 26 नवंबर 1949। थर्ड जो प्रोविज़न है वो है प्रोविंशियल पार्लियामेंट। राइट, आई वुड से प्रोविजनल पार्लियामेंट, है ना, जो काम चलाओ बेसिकली हमारी पार्लियामेंट थी, है ना, प्रोविजनल पार्लियामेंट। उस टाइम के फॉर द टाइम बिंग जो हमारे लिए पार्लियामेंट की तरह काम कर रही थी, कौन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को पार्लियामेंट में कन्वर्ट कर दिया गया था, टेम्प्रेरी पार्लियामेंट में कन्वर्ट कर दिया गया था। लेटर ऑन जब 1951-52 में जब इलेक्शन हुए, उसके बाद हमारे पास 2 हाउसेस निकल कर आते हैं हमारे पार्लियामेंट के, दैट इज़ द लोकसभा लोअर हाउस एंड राज्यसभा दैट इज़ अपर हाउस। राइट, इस दिन से ये शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले 1950 टू 51 तक ये कैसे काम कर रही थी, 52 तक बेसिकली कैसे काम कर रही थी, प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह काम कर रही थी, इंटरिम पार्लियामेंट की तरह काम कर रही थी। और ये इंटरिम पार्लियामेंट और कुछ नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का ही कन्वर्जन था। गेटिंग माय पॉइंट। एंड जो लास्ट बेसिकली हमारे पास प्रोविजन था, चौथा जो हमारे पास प्रोविजन था, वो था टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन एंड शॉर्ट टाइटल्स, है ना। टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन एंड शॉर्ट टाइटल्स, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये टेम्परेरी ट्रांजिशनल प्रोविजन किसके लिए थे, ये थे ट्राइबल एरियाज के लिए। राइट, अब इनको बारे में हमने डिटेल में डिस्कस करना ही है। बट अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए विच आर द फॉलोइंग प्रोविजन विच केम इनटू एनफोर्समेंट जस्ट बिफोर एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या जस्ट आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ध्यान रखिएगा ये 4 चीजें हैं, है ना। तो इलेक्शन है, सिटीजनशिप है, प्रोविजनल पार्लियामेंट है, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन एंड शॉर्ट टाइटल्स। ये जो 4 प्रोविजंस हैं, ये जस्ट आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में ही एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन का हो गया था, एक्चुअली इनका इन्फोर्समेंट हो गया था, आई वुड से इन्फोर्समेंट इनका हो गया था। राइट, अब देखिए, तो ये आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है
है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट नहीं, एक्चुअली इसको अडॉप्ट नहीं, इसका इन्फोर्समेंट, है ना। अडॉप्शन की बात करें या फिर एनफोर्समेंट की बात अगर हम करते हैं तो एनफोर्समेंट ठीक रहेगा, है ना। इसको एनफोर्स करा गया कब, 1950 में, और डेट मैंने आपको बता दी 26 जनवरी 1950, क्योंकि इसी दिन क्या करते हैं हम, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट रखा गया जो हमारे इंडियन गवर्नेंस को शेप कर रहा है। ये स्ट्रक्चर और एक यूनिक ब्लेंड इसके अंदर बेसिकली हमको देखने को मिलता है मल्टीपल चीज़ों का। अब फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो देखते हैं जरा कि पहला फीचर क्या है। तो पहला फीचर हमको यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ध्यान रखिएगा। देखिए अगर मैं बात करूं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए है क्योंकि देखिए इसमें इतनी, एक तो आपको ये दिखेगी एक बहुत थिक बुक ये बेसिकली है। अब इस थिक बुक के अंदर है क्या क्या, इस थिक बुक के अंदर डिटेल्ड प्रोविजंस हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ था तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था इसमें 395 आर्टिकल्स थे। कितने आर्टिकल्स थे, नंबर ऑफ आर्टिकल इसमें थे 395 आर्टिकल्स थे, राइट। इसमें शेड्यूल्स बेसिकली इसमें थे 8 शेड्यूल इसके अंदर थे, राइट। अभी हमारे पास लगभग 464 आर्टिकल्स के आसपास हैं। अभी हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं, बढ़ गए हैं, राइट। एंड सिमिलरली अगर पार्ट्स की बात करें, इनिशियली इट कंटेन्ड ऑलमोस्ट 22 पार्ट्स, राइट। 22 पार्ट थे, अभी वो 22 पार्ट बढ़कर कितने हो गए, 24 पार्ट हो गए हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर हमको दिख रही हैं तो अल्टीमेटली इतना मोटा डॉक्यूमेंट हमको दिखेगा, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट हमको दिखेगा क्योंकि हर एक चीज़ को स्पेसिफाई करा गया है। अगर हम बात करते हैं 395 आर्टिकल्स की तो ये 395 आर्टिकल्स आर रिटन इनटू दिस, राइट। 464 अगर आर्टिकल बढ़ के हो गए तो 464 आर्टिकल इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं। तो कहाँ बेसिक अगर आप 464 पेजेस आर्टिकल्स की अगर आप बेसिकली लिखते हैं तो देखिएगा, आपने नॉर्मल अपनी कॉपी में लिख के देखिएगा कि कितनी मोटी वो किताब हो जाएगी, बुक हो जाएगी, है ना। 8 शेड्यूल्स थे, उसमें 12 शेड्यूल हो गए हैं, 22 पार्ट्स थे, बाइफर्केशन है, अब वो 24 पार्ट्स बढ़कर हो गए हैं। इसीलिए लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ये मल्टीपल तरीके का हो सकता है, ये रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है। जैसे अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन की, राइट। अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन की तो दैट इज द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। तो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके इजराइल के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, इजराइल के कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज ऑल्सो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप न्यूजीलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो वो भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब बस इतना है कि अगर हम जितने सारे हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, बेसिक रूल्स रेगुलेशन आर्टिकल्स हैं, राइट्स हैं, इनको अगर हम ड्यूटीज़ हैं, इनको अगर हम कंपाइल कर देते हैं एक बुक में तो उसको बोलते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इन्हीं को अगर हम फ्रेगमेंटेड फॉर्म में रखते हैं, एक कन्वेंशन की तरह चलते जा रहे हैं, लेटर ऑन पीरियड में इवॉल्व होता जाएगा, हालांकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी इवॉल्व होता है ना। तो इसी को बोलते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ज़्यादा कोई डिफरेंस इसमें है नहीं, एक में खाली आपका मार्किंग है कि हाँ दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, एक में आपकी मार्किंग नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि कौन से देश का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, राइट। तो सऊदी अरेबिया का अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखें, हालांकि सऊदी अरेबिया में कॉन्स्टिट्यूशन तो है बट वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के प्रिंसिपल बेस्ड है, ये थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन तो मोनार्की के अंदर भी होता है, राइट। तो यूनाइटेड किंगडम हमको पता है, न्यूजीलैंड हमको पता है ना। कनाडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, जहाँ से हमने फेडरल स्ट्रक्चर लिया हुआ है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा दैट इज ऑल्सो डेमोक्रेटिक कंट्री कनाडा, वो भी तुम्हारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें, तो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि इसमें 25 पार्ट आज के टाइम पे हैं, 12 शेड्यूल हमारे पास हैं, 470 के आसपास आर्टिकल है हमारे पास, राइट। ओके, उसके बाद हमारे पास फंडामेंटल राइट इसके अंदर रिटर्न है हमारे पास, है ना। फंडामेंटल राइट फ्रॉम आर्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, मेजरली अगर बात करो आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 35 या 32, है ना। तो ये सारे इसके अंदर है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इसके अंदर हैं, आर्टिकल 35 से लेकर आर्टिकल 51 तक, आपको पता ही होगा, है ना। जो भी प्रोसीजर हैं गवर्नेंस के, किस तरीके से सरकार काम करेगी, जो भी बेसिकली उसमें ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइंड है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसका प्रोविज़न है। स्टेट गवर्नमेंट्स का, स्टेट लेजिस्लेचर्स का बेसिकली इसमें प्रोविजंस हैं, है ना। तो हर एक चीज़ को बहुत एलेबरेटली दिया हुआ है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज इट इज इवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट एज वेल। इवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है कि जब ये बना था
तब से लेकर आज तक ये कहीं ना कहीं इवॉल्व होते हुए आया है, राइट। तो इवॉल्व होते हुए आया इन द सेंस कि कहीं ना कहीं अपने आप को इसने चेंज करा हुआ है विथ चेंज टाइम, राइट। तो चेंजिंग टाइम के साथ क्या करा हुआ है, अपने आप को इवॉल्व करा हुआ है, बढ़ता चला गया है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले के टाइम पे, या मैं जब बोल रहा हूँ 1951 में अगर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसको उसको अच्छा उस टाइम पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, मे बी उसमें वो सारे प्रोविजन ना होते हों जो आज के टाइम पे प्रोविजन है। जैसे फॉर एग्जांपल फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रोविजन उस टाइम पे नहीं था, लेकिन लेटर ऑन स्वर्ण सिंह कमेटी जब बेसिकली बैठी 1975 में, तब उनको 1973 में, तब उनको लगा कि हाँ एक्चुअली फंडामेंटल ड्यूटीज़ होने चाहिए, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रोविज़न आया, है ना, स्वर्ण सिंह कमेटी, राइट। तो ये सारी चीज़ें, इसको क्या बोलते हैं, इवोल्यूशनरी नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट होते चले गए, मल्टीपल चीज़ें एड ऑन होती चलेगी, जैसे जैसे हमारे सोसाइटी में चेंज हो रहे हैं, हमारे आसपास हमारे पूरे देश के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, वैसे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है, चेंज होता जा रहा है, इवॉल्व होता जा रहा है। इसको बोलते हैं इवोल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशन। और इवोल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टैंड्स ऑन टेस्ट ऑफ टाइम, है ना, वही खड़ा रहता है। बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूशन तो हमको पता ही है कैसे वो ढह जाते हैं। नेपाल का आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं। नेपाल इज़ अ गुड एग्जांपल कि किस तरीके से वहाँ पे इतने सालों में मल्टीपल टाइम कॉन्स्टिट्यूशन पर जैसे ही खतरा आता है कॉन्स्टिट्यूशन ढह जाता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो इवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट है कि मल्टीपल अमेंडमेंट इसके अंदर हुए, जो इसके इंसेप्शन, इसके शुरुआत से लेकर अभी तक के हैं, और कहीं ना कहीं सोशल नीड को, चेंजिंग सोशल नीड को इसने क्या करा हुआ है, पूरी तरीके से उसमें अडेप्ट हुआ है और पूरी तरीके से उसको दिखाता भी है, चेंज होता भी है उसके साथ। तो इट इज़ ऑल्सो इवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट, मल्टीपल सोर्सेस से इसने हमने इसको लिया हुआ है, मल्टीपल सोर्सेस से हमने इसको डिराइव करा हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर देखिए कि इल्ज़ाम लगाया जाता है, क्या इल्ज़ाम लगा देते हैं कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ कॉपीड कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो कॉपीड कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोल देते हैं कि हमने डायरेक्टली मल्टीपल देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने वहाँ से इसको डायरेक्टली क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। हमने इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से डायरेक्टली कॉपी कर लिया। तो देखिए ऐसा नहीं है, कॉपीड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि हमने मल्टीपल देशों के, मल्टीपल कंट्रीज़ के, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, देन उसके बाद उन्होंने हमारे देश के जो सिचुएशन थी, हमारी कंट्री की जो सिचुएशन थी, जो नीड थी, जो डिमांड थी, उसके अकॉर्डिंग इसको मोल्ड करा, इसको ढाला, और देन उसके बाद सारे प्रोविजंस को अप्लाई करा, है ना। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, अगर मैं बात करूं ऑलमोस्ट 64 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया था उस टाइम पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लगभग 60% हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑलमोस्ट 60% ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रोविजंस ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन हैं, दे आर टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कुछ डायरेक्ट हैं और कुछ मोल्ड करके इनडायरेक्टली लिए हुए हैं। बट हाँ ये बात सही है कि भाई दूसरे देशों से हमने इंस्पिरेशन ली थी, इसको झुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन कॉपीड कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा बिल्कुल गलत बात है। अगर आपसे ऐसा कोई करता है तो भाई आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे सिचुएशन थी, हमने लिया हुआ है, हमने देखा दूसरे देशों के, अच्छी बुरी बातें देखी, अच्छी बातें रख ली, बुरी बातें छोड़ दी, राइट। तो यहाँ पे वही है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो वहाँ से हमने क्या लिया हुआ है, हमने लिया हुआ है पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमने लिया हुआ है लीगल फ्रेमवर्क किस तरीके से काम करता है ना। सिमिलरली हमने बहुत सारे प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 और 1935 से भी लिए हुए हैं। गेटिंग माई पॉइंट, ओके। जैसे अगर हम बात करते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब जो द्विसदनीय प्रणाली होती है ना, दो सदन होते हैं कि लोकसभा राज्यसभा होगी, स्टेट में तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगी, है ना। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर ये प्रोविजन कहाँ से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से लिया हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, यहाँ से हमने बिल ऑफ राइट, जिसको हम क्या बोलते थे, फंडामेंटल राइट, यहाँ से हमने लिया हुआ है। यहाँ से हमने जुडिशरी के मल्टीपल प्रोविजंस लिए हुए हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंट्री ओनली, राइट। अगर आप बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू की, हाउएवर दैट इज नॉट मेंशन्ड देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट अभी ये चलता है, तो इसकी इंस्पिरेशन भी हमने कहाँ से ली है, यहीं से ली है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जुडिशियल रिव्यू हो गया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, इम्पीचमेंट, जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है ना, इम्पीचमेंट टू प्रेसिडेंट को किस तरीके से हटाया जा सकता है, वो भी इसमें है ना। हमारा जो पोस्ट ऑफ जो वाइस प्रेसिडेंट है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, हालांकि ये अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है उनसे हालांकि अलग होता है, बट हाँ इसकी इंस्पिरेशन वहीं से लिया हुआ है। प्रियम्बल जो इससे पहले हम लोग कर चुके हैं, प्रियम्बल का इंस्पिरेशन हमने वहीं से लिया हुआ है। तो ये सारे सोर्सेज हैं जो हमने कहाँ से डेराइव करे हुए हैं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से डेराइव करे हुए हैं। इसके अलावा ब्रिटिश की अगर मैं और बात करूँ थोड़ा, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमको पता है कि हमने क्या लिया हुआ है, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री तो हो ही गया है, हमने रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम कहाँ से,
ब्रिटेन से एवी डाइसी जो स्कॉलर थे। सिंगल सिटीजनशिप है ना, सिंगल सिटीजनशिप, एक हरी नागरिकता, जो एक ही नागरिकता होती है, एक हरी नागरिकता जो होती है वो भी वहाँ से लिया हुआ है। कैबिनेट सिस्टम हमने वहाँ से लिया हुआ है, ब्रिटेन से लिया हुआ है, राइट। कैबिनेट सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। गेटिंग माय पॉइंट। देन उसके बाद इसके अलावा अगर आप बात करते हैं दूसरे सोर्सेज, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैनेडियन फेडरलिज्म फेडरलिज्म हमने कहाँ से लिया हुआ है, कनाडा से लिया हुआ है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने कहाँ से लिया हुआ है, दैट इज टेकन फ्रॉम दैट आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे, है ना। ओके, तो ये था कि डाइवर्स सोर्सेज हमारे पास हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डेसिफर करने के, या उनकी अगर हम बात करते हैं। देन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल स्ट्रक्चर भी है एंड यूनिटरी स्ट्रक्चर भी है। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप सेवन्थ शेड्यूल पढ़ें, सेवन्थ शेड्यूल के अंदर हर चीज़ मैंशनड है। सेवन्थ शेड्यूल की अगर मैं बात करूं तो सेवन्थ शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट आती हैं। एक है यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट के अंदर जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं दे ऑल आर गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। यूनियन लिस्ट है तो उन पे खाली यूनियन गवर्नमेंट ही, सेंट्रल गवर्नमेंट ही खाली लॉ बना सकती है, प्रोविजन बना सकती है। फिर आता हम स्टेट लिस्ट पर। स्टेट लिस्ट स्पेसिफिकली किसके लिए है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट उन पे लॉ बनाएगी, राइट। सिमिलरली कॉन्करेंट लिस्ट, थर्ड लिस्ट है हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट की। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन और प्लस स्टेट दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, इन पर रूल्स रेगुलेशन लॉज वगैरह बनाएंगे, है ना। अब देखिए सब्जेक्ट आपको इतने सारे सब्जेक्ट याद करने नहीं है, 98 99 सब्जेक्ट हर एक उसमें है, तो इतना आपको याद करना नहीं है, बट इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं उनको आप याद कर लेंगे। जैसे अगर हम बात करें यूनियन लिस्ट के अंदर, जैसे डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, जैसे कम्युनिकेशन है ना, कम्युनिकेशन इसके अंदर हो गया, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए, नेशन के इंटरेस्ट में इंपॉर्टेंट है, वो सारे यूनियन के पास हैं, राइट। टैक्सेशन हो गया, जैसे तुम्हारा मेन जो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होते हैं, है ना, तो ये सारे किसके अंदर आता है, सेंट्रल के अंदर आता है। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगा सकती है, बट मैं मोटा बात कर रहा हूँ। अगर हम बात करूँ स्टेट की बात करते हैं, पुलिस इनके पास है ना, स्टेट गवर्नमेंट पुलिस पर अपना बना सकती है, एक्सेप्ट दिल्ली पुलिस, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिमिलरली एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट होता है दैट इज ऑल्सो विद दैट हमारा स्टेट गवर्नमेंट, है ना। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ दैट इज कंकरेंट लिस्ट की, कंकरेंट लिस्ट में हमारे पास एजुकेशन है, हेल्थ है, राइट, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये कॉन्करेंट लिस्ट का बेसिकली पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि भाई हमारे देश के अंदर फेडरल और यूनिटरी स्ट्रक्चर दे आर डिवाइडेड, है ना। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब जहाँ पर स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर साथ में काम कर रहे हैं, है ना, दोनों मिलकर साथ में लॉज बनाएंगे, रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे। यूनिटरी का मतलब जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अलग बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग बनाएगी, तो दोनों का ब्लेंड है हमारे पास, है ना, दोनों को मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश करता है फेडरल सिस्टम को, लेकिन ध्यान रखिएगा इट हैज़ एन इंक्लिनेशन टूवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्ट्रॉन्ग किसको बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाता है। अगर कभी ऐसा हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज के बीच में कभी क्लैश होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ होगा दैट विल प्रिवेल, वही माना जाएगा अल्टीमेटली, उसके अलावा लॉ नहीं माना जाएगा, है ना। इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट लॉज, रेगुलेशन, रूल्स, देन द लॉ मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेल्स, है ना, उसी को माना जाएगा, वही ऊपर होता है, राइट। आई होप फेडरल स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगा कि एक्चुअली होता क्या है। 7 शेड्यूल इसमें आप ध्यान रखिएगा, 3 लिस्ट में आप इसमें ध्यान रखिएगा। हालांकि आपको आगे वो पढ़ने हैं, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ने हैं, पढ़ेंगे साथ में पढ़ेंगे उसको, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ओके, देन उसके बाद हमारे पास जो बेसिकली नेक्स्ट हमारा फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वह है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो हमको पता है, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, राइट, तो ये हमने लिया हुआ कहाँ से, यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से बेसिकली हमने इसको बेसिकली लिया है ना, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको इंक्लूड करा हुआ है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ, देखिए अगर हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट तो 2 तरीके से बेसिकली हो सकता है, राइट। तो एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, इन दोनों में अंतर क्या है, देखिए मेजर अंतर में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है ना, प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट, राइट, हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों ही होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपके 2 हेड होते हैं,
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कितने होते हैं? 2 हेड होते हैं। एक होता है आपका नॉमिनल हेड और एक होता है आपका रियल हेड, है ना, जिसको डी फैक्टो और डी ज्योर हेड भी बोलते हैं, है ना। तो ये नॉमिनल हेड जो होता है वो डी ज्योर हो गया, और जो डी फैक्टो होता है वो होता है रियल हेड। अब हमारे देश के अंदर या किसी भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या ब्रिटेन की अगर आप बात कर लेते हैं, अगर आप इंडिया की बात कर लेते हो, तो यहाँ पर क्या ऐसा है? बिल्कुल है ना। हमारे देश के अंदर रियल हेड कौन है? रियल हेड कौन है? दैट इज प्राइम मिनिस्टर, और वहाँ पर भी रियल हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर ही है। हमारे देश के अंदर नॉमिनल हेड कौन है? वो है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वहाँ पर कौन है? वहाँ पर वहाँ के क्वीन थी पहले, और अभी कौन है? प्रिंस चार्ल्स हैं, राइट। तो अभी प्रिंस चार्ल्स हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम और इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में अंतर एक ही है कि हमारे यहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट है, हमारे देश के जो सर्वोच्च हैं वो इलेक्टेड होते हैं। इसीलिए हम लोगों ने किसका सिद्धांत अपनाया? डेमोक्रेसी का सिद्धांत। डेमोक्रेसी में भी हमारा जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर भी जो हमारा इलेक्शन वाला सिद्धांत है वो हमारे यहाँ पे चलता है। लेकिन यहाँ पे अभी भी इस मामले में मोनार्कियल सिस्टम, राइट, उस तरीके से काम करता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग मोनार्कियल डेमोक्रेसी। जो ब्रिटिश डेमोक्रेसी है दैट इज ऑल्सो नोन एज मोनार्कियल डेमोक्रेसी। दिस इज ओनली द रीजन। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है? रिपब्लिक है। हमारे यहाँ पे क्या सिस्टम है? रिपब्लिक है, विच मीन्स दैट जो हेड ऑफ स्टेट होगा दैट विल ऑल्सो बी इलेक्टेड। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, है ना। सो दिस वॉज द कंप्लीट सिनेरियो जहाँ पर आपको जिन चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, 2 तरीके की आपको ध्यान रखनी है। पहला कौन सा है? पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसमें तुम्हारा हेड ऑफ गवर्नमेंट वो होता है प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड है। हेड ऑफ जो स्टेट है दैट कुड ऑल्सो बी इलेक्टेड और हेरिडिटरी, दोनों हो सकता है ना। ओके, तो हमारे देश के अंदर हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अपना रखा है। हमारे देश वाला सिस्टम कैसा है? हमारे देश वाला सिस्टम है, पहली बात, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत हमारे यहाँ पर है। मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, है ना, वो अकाउंटेबल होंगे लेजिस्लेचर के लिए, मतलब पार्लियामेंट के लिए क्या होते हैं? वो अकाउंटेबल होते हैं। अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब वही है, जैसे अगर आप पार्लियामेंट की बात करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज के इलेक्शन होते हैं हमारे देश के अंदर। हमने जिन एमपीज को चुना, जिन एमपीज को चुना, अल्टीमेटली दे विल गो डायरेक्टली टू द लोकसभा, है ना, लोकसभा में जाएंगे। और जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जो वो जिनका इलेक्शन करेंगे वो राज्यसभा में आएंगे। तो अल्टीमेटली इन्हीं एमपीज को क्या बोला जाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बेसिकली बोला जाता है। हाँ, ये मेरे को पता है ना। ये बात मैं आपको यहाँ पे भी क्लियर कर दूं कि हालांकि जो प्राइम मिनिस्टर है वो जब अपने कैबिनेट चुनते हैं, है ना, जो अपने कैबिनेट चुनते हैं, वो कैबिनेट के मेंबर को एक्चुअली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोला जाता है। मिनिस्टर्स की काउंसिल, कैबिनेट मिनिस्टर्स की काउंसिल, है ना, उन कैबिनेट मिनिस्टर के जो कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर्स बैठे हुए उनकी सभा। लेकिन अल्टीमेटली दे आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपको इस तरीके से समझना है। तो पार्लियामेंट के जो मेंबर, जो बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं, किसके लिए? हमारे पार्लियामेंट के लिए, पहली बात। दूसरा, आप पार्लियामेंट्री सिस्टम का ध्यान रखेंगे कि हेड ऑफ स्टेट हमारे देश के अंदर जो है, ही इज ऑल्सो इलेक्टेड हेड, है ना। तो लास्ट ये सेरेमोनियल रोल इनका होता है ना। ऐसा नहीं कि भाई गवर्नमेंट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये निभाते हैं, सेरेमोनियल रोल है, एक रबर स्टैम्प की तरह इनको हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम डीप जाएं तो इनको रबर स्टैम्प की तरह हम नहीं ले सकते, बट नॉर्मली बोल दिया जाता है। नॉर्मली अगर हम जर्नलिस्ट पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करते हैं तो इनका ज़्यादा कोई रोल होता नहीं है गवर्नमेंट को चलाने में, है ना। तो वही सारी चीज़ें कि सेरेमोनियल हेड होते हैं, हेड ऑफ स्टेट हमारे, और ये एडवाइस करते हैं किसको? ये काम करते हैं किसकी एडवाइस पर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे। अगर आप आर्टिकल 74 पढ़ें, है ना, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 अगर आप पढ़ें तो यही इसमें लिखा हुआ है दैट देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द हेड ऑफ स्टेट, टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो ये लिखा हुआ आर्टिकल 74 75 में, है ना। तो हेड ऑफ स्टेट ध्यान रखिएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करते हैं। दूसरी बात, खाली उनका सेरेमोनियल रोल होता है, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस बात का ध्यान रखेंगे। थर्ड जो बेसिकली हमारा एलिमेंट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, ये प्राइम मिनिस्टर बेसिकली हमारे पास होगा, जिसको क्या बोलेंगे हम? रियल हेड बोलेंगे। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या थे? हमारे नॉमिनल हेड थे, है ना, नॉमिनल हेड थे, नाम मात्र वाला मामला है। ओके, रियल हेड की बात करते हैं तो यही लीड करते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच को, जो हमारा एग्जीक्यूटिव है ना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी मेकिंग में या एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की ही होती है। इन्हीं के अंडर में सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काम करते हैं। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, राइट। तो ये हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम था। जो इंडियन गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करती है वो इस तरीके से हमको देखने को मिलता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। फिर आता है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ पे ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। इसका मतलब अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने जाएं
तो वहाँ पर कुछ जो प्रोविजंस हैं दे आर वे रिजिड, और जो कुछ जो प्रोविज़न है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। अगर उनको हम अमेंडमेंट की बात करते हैं तो अमेंडमेंट कुछ जो प्रोविजंस हैं वो आराम से हो जाते हैं, और कुछ जो प्रोविजंस हैं उनके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप आर्टिकल 368 पढ़ें, अगर आप आर्टिकल 368 पढ़ते हैं, आर्टिकल 368 पार्ट 20, इसके अंदर दो तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बात की जाती है। एक है सिंपल मेजॉरिटी से, एक है सिंपल मेजॉरिटी से, और एक है स्पेशल मेजॉरिटी से, राइट। स्पेशल मेजॉरिटी से तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दो तरीके से हो सकता है, एक सिंपल मेजॉरिटी से, एक स्पेशल मेजॉरिटी से। स्पेशल मेजॉरिटी के अंदर भी एक प्रोविजन आता है जहां पर रेटिफिकेशन ऑफ मोर देन हाफ या हाफ ऑफ स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी चाहिए होता है। ये वो प्रोविजंस होते हैं जहां पर फेडरल स्ट्रक्चर या फेडरल प्रोविजन इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अगर हमें ये बताना है या हमें बेसिकली चेंजेस करने हैं, अगर हमें चेंजेस करने हैं हमारे प्रेसिडेंट के कुछ प्रोविजंस को अगर चेंज करना है, मान लीजिए उनकी सैलरी में कुछ सैलरी तो मैं नहीं लूंगा इसमें क्योंकि चार्ज विद कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, ले इनसे रिलेटेड कोई प्रोविजन बेसिकली हमको चेंज करना है तो दैट इंक्लूड्स द फेडरल प्रोविजन, राइट। तो उस पर क्या करना पड़ेगा, हमको हाफ ऑफ द स्टेट की जो है रेटिफिकेशन हमको लेना पड़ेगा, उसकी मंजूरी हमको लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ हमको देखने को मिलता है। तो सिंपल प्रोविजन का मतलब क्या है? सिंपल प्रोविजन का मतलब है अगर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मोर देन 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग, अगर उसको पास कर देते हैं तो सिंपल सी बात है वो कोई भी प्रोविजन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो अमेंडमेंट हमारे देश के अंदर स्पेशल मेजोरिटी से भी हो सकता है, सिंपल मेजोरिटी भी हो सकता है। सिंपल मेजोरिटी का मैंने आपको बता दिया कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या पार्लियामेंट मोर देन 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग, मोर देन 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग, इससे अगर किसी भी लॉ को पास कर देती है, किसी भी चेंजेस को पास कर देती है, सिंपल मेजोरिटी से माना जाएगा कि हाँ वो चीज़ चेंज हो गई। लेकिन स्पेशल मेजोरिटी में स्पेशल केस होता है अल्टीमेटली, तो यहाँ पर 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है दोनों हाउसेस की। इस बात का ध्यान रखिएगा आप। पहले वाले मैंने बोला कि मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑफ पार्लियामेंट, तो दोनों सदनों का मिला के। लेकिन स्पेशल मेजोरिटी में 2/3 मेजोरिटी लोकसभा की, 2/3 मेजोरिटी कितनी लोकसभा की, इसका मतलब 75 ऑलमोस्ट 75% लोकसभा से और 75% राज्यसभा की मेजोरिटी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा में उनकी मेजोरिटी चाहिए होती है, राइट, उनकी मंजूरी चाहिए होती है। और रेटिफिकेशन चाहिए होता है, कुछ केसेस में रेटिफिकेशन चाहिए होता है हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का भी। ये मैंने आपको बता दी कौन कौन से केसेस वो हो सकते हैं जहां पे फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात चल रही है, वहां पर मोर देन या ऑलमोस्ट 50%, नॉट मोर देन, ओनली 50% का जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उनसे क्या चाहिए होती है, मंजूरी चाहिए होती है। ये होता है अमेंडमेंट। सिंपल मेजोरिटी से कैसे हो पाएगा कि दोनों हाउसेस की जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, मेजोरिटी ऑफ जो है मोर देन 50%, अगर ऐसा कुछ होता है तो कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमको बैलेंसिंग एक्ट देखने को मिलता है स्टेबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी बनाने के लिए जो जरूरी है। और इवॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है तो किसी भी सर्कमस्टेंसेज में हम लोग अडेप्ट कर सकते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्ट कर पाता है कि अगर कोई चेंजेस करने होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम आराम से उसको कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये दोनों ही चीज़ों से जो अमेंडमेंट प्रोविज़न है ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा रिजिड भी नहीं है, इन दोनों का मिक्सचर है। हमें आराम से अमेंडमेंट हो पा रहा है तो आराम से अमेंडमेंट हो पा रहा है तो सिंपल सी बात है किसी भी चीज़ को चेंज करा जा सकता है और अनवांटेडली चेंज होने से रोका भी जा सकता है। तो ये दोनों प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन्वॉल्व हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर अगला बेसिकली जो हमारे प्रोविजन, हमारे जो फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज अ सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं पंथ निरपेक्ष राज्य या धर्म निरपेक्ष राज्य। इसका मतलब है दैट स्टेट डू नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन। जो स्टेट है हमारा, जो बेसिकली भारत गणराज्य है ना, जो हमारे कंट्री है, उसका कोई ऑफिशियल रिलीजन उसका नहीं है ना, कोई ऑफिशियल रिलीजन उसका नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, पाकिस्तान का ऑफिशियल रिलीजन है इस्लाम, है ना। अगर मैं बात करूं तो जैसे ईरान की अगर मैं बात करता हूं तो वो तुम्हारे किसको वो उसकी जो ऑफिशियल बेसिकली उसका जो रिलीजन है वो भी इस्लाम को फॉलो करता है। अल्टीमेटली कुरान वहाँ की क्या है, वो रूल बुक है कुरान, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूं कि हमारे देश के अंदर क्या ऐसा है, बिल्कुल नहीं है। हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, पहली बात, हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। अच्छा, दूसरी बात, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को
ऐसा नहीं कि वरीयता दे रही है सरकार, प्रिविलेज दे रही है ना, उसको आगे पुश करने की बात करती है। जितने सारे रिलीजन हैं उनको इक्वली ट्रीट करा जाता है, सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करा जाता है हमारे देश के अंदर। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को कुछ एक्स्ट्रा पुश करने की कोशिश सरकार करती है या किया जा रहा है ना। किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को हम प्रमोट नहीं कर सकते, लेकिन किसी को अपने रिलीजन अपनाने से, प्रोपोगेट करने से, वर्शिप करने से रोक भी नहीं सकते। तो सभी को इक्वल राइट दिए गए हैं रिलीजन के मामले में, और स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है ना। अगर हम बात करते हैं तो पहली बात, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे कंट्री के अंदर है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन अगर आपको पढ़ना है, आर्टिकल 25 से 28 तक आप पढ़ सकते हैं, है ना, रिलीजियस एंड कल्चरल राइट। तो हमारे देश के अंदर राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से अपने रिलीजन को फॉलो कीजिए। प्रोफेस का मतलब है अगर आप वर्शिप जिस तरीके से करना चाहें उस तरीके से आप वर्शिप कर सकते हैं। प्रोपोगेट करने का मतलब है जहां जिस तरीके से आप उसको फैलाना चाहें उसको फैला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई गलत तरीके कोई आप ना अपनाएं। जैसे बहुत सारे केसेस में हमको देखने को मिलता है कि फोर्सफुल होता है, तुम्हारा फोर्सफुल कन्वर्जन हमको केसेस देखने को मिलते हैं। तो दिस शुड नॉट बी द केस, है ना। अगर आपको प्रोफेस करना है, उसको प्रोपोगेट करना है, तो आप आराम से उसको प्रोपोगेट कीजिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कोई अगर अथीस्ट रहना चाहता है, नास्तिक रहना चाहता है, किसी भी रिलीजन को अपनाना नहीं चाहता, उसको भी आज़ादी है हमारे देश के अंदर, क्योंकि हमारा देश क्या है, पंथ निरपेक्ष राज्य है, धर्म निरपेक्ष राज्य है, सेक्युलर राज्य है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इक्वल ट्रीटमेंट करा जाता है जितने सारे स्टेट हैं। ऐसा नहीं कि किसी जो है स्टेट किसी धर्म विशेष को लेकर, किसी स्पेशल रिलीजियस कम्युनिटी को लेकर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। अगर हिंदुओं को अमरनाथ की यात्रा के लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न सरकार कर रही है, सिक्योरिटी प्रोविज़न सरकार उनके लिए कर रही है, तो सिंपल सी बात है, हज पे जाने वाले जो मुस्लिम भाई बहन हैं उनके लिए भी सरकार क्या करती है, स्पेशल प्रोविज़न बनाती है। उनके लिए भी सरकार क्या करती है, कुछ ना कुछ फंडिंग लेआउट करती है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हाँ, सबको क्या करते हैं, हम लोग इक्वल ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि हमारे जो मल्टी रिलीजियस जो हमारी सोसाइटी है, या मल्टीपल रिलीजन जो हमारे देश के अंदर पाए जाते हैं, मल्टीपल रिलीजियस कम्युनिटी हमारे देश के अंदर पाई जाती है, उनके बीच में हार्मोनी, भाईचारा, बंधुत्व और को एग्जिस्टेंस, साथ रहने की भावना, एकता की भावना को बनाए रखती है ना। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर जो हमारे डेमोक्रेसी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फीचर हमारे लिए हो जाता है ना, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी मैंशनड है। फिर हम बात करते हैं हमारे न्यायपालिका इंडिपेंडेंस की, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के बारे में, न्यायपालिका के स्वतंत्रता के बारे में, है ना। जुडिशियल इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो हमको पता है यहाँ पर एक चीज़ आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोलेजियम सिस्टम। अभी कोलेजियम सिस्टम का मतलब क्या है, देखिए, कोलेजियम सिस्टम का मतलब है कि अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की या हाई कोर्ट के जजेस की, तो इनके अपॉइंटमेंट में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या आई वुड से किसी भी गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट का कोई हिस्सेदारी नहीं होती। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के अनवांटेड इंटरफेरेंस से दूर है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप, है ना। तो अगर ये लोग इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते तो सिंपल सी बात है कि जजेस का जो अपॉइंटमेंट होगा वो जजेस अगर खुद ही कर रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग जो बेस्ट जजेस हैं उनमें से निकल कर आएंगे। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कोई किसी को प्रमोट कर रही है, किसी जज को प्रमोट कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ, ऐसा हो चुका है, राइट। एएन रे साहब का आपने केस सुना होगा, एएन रे, है ना। तो उनका एक केस अगर आपने सुना होगा तो ऐसा एक बारी हो चुका है कि जब तक कोलिजियम सिस्टम इवॉल्व नहीं हुआ था तब तक गवर्नमेंट अपने जो नुमाइंदे हैं अपने अकॉर्डिंग जो बेसिकली गवर्नमेंट के फेवर में कभी कभी वो लोग बोल दिया करते थे, उनको कहीं ना कहीं ऐसे कुछ प्रोविज़न करती थी गवर्नमेंट कि हाँ उनको जजेस बनाया जाता था, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, कोलिजियम सिस्टम है जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को, जो जुडिशरी की स्वतंत्रता है उसको और ज़्यादा क्या कर रहा है, पुख्ता कर रहा है, मजबूत कर रहा है। तो हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट ऑफ अपील है, सबसे ऊपर सबसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर इंटरप्रिटेशन करनी है दैट इज बीइंग डन बाय हमारा सुप्रीम कोर्ट। और फंडामेंटल राइट को आर्टिकल 32, अगर आपने पढ़ा हो आर्टिकल 32, हम जो पढ़ेंगे भी आर्टिकल 32 के तहत, अगर आपका फंडामेंटल राइट, कोई भी फंडामेंटल राइट अगर आपका वायलेट होता है तो डायरेक्टली यू कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, या आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। तो ये दोनों प्रोविज़न हमारे पास हैं। और कहीं ना कहीं जो जुडिशरी है वो विदाउट एनी इंटरफेरेंस, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आपकी डायरेक्टली मदद करेगी। ये इसमें हमको इंश्योरिटी मिलती है।
देन हमारे पास जुडिशियल रिव्यू है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है कि सरकार के द्वारा अगर कोई भी लॉ बनाया गया है, कोई भी रूल बनाया गया है, वो अगर अगेंस्ट जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अगर ओवरराइड करता है तो उसको सरकार क्या कर सकती है, नल एंड वॉइड कर सकती है ना, उसको सरकार क्या कर सकती है, नल एंड वॉइड कर सकती है। जैसे अभी का हम जुडिशरी का ही मामला ले लेते हैं। 2014 में सरकार लेकर आई थी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, NJAC, एनजैक एक्ट लेकर आई थी सरकार ने जब इसको पास करा तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको करा जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू जब करा तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि भाई ये तो क्या करेगा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को वायलेट कर देगा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को डेटोरियोरेट करेगा। तो सरकार, जुडिशरी ने क्या बोला, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसको कर दिया नल एंड वॉइड। 2015 में जुडिशरी ने क्या कर दिया, इसको नल एंड वॉइड कर दिया। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अब एग्जिस्ट नहीं करता है ना, तो उसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। दिस पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑल्सो स्ट्रेंथन, और ज़्यादा मजबूत बना देता है द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता है या अपने हकदार, अपने हिस्सेदारी से काम करने की बात वो करते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, तो प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 32 के तहत या 226 के तहत हमने उसको आपको बता ही दिया है कि डायरेक्टली यू कैन अप्रोच हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, और सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्टली, है ना। आपको कोई स्पेशल लीव पिटिशन वहाँ पे लगानी नहीं पड़ेगी, आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और देन उसके बाद वो रिट जारी करते हैं। अब ये रिट क्या होती हैं, रिट होती हैं तुम्हारे जो आदेश होते हैं। ऐसे 5 तरीके की रिट जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी कर सकती है, वो हम फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली देखेंगे, राइट। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो ये हमारे जो जुडिशरी है वो इंश्योर करती है कि भाई इनका क्या हो, रीएड्रेसल हो, इनके लिए सेफ्टी प्रोविजन वो बनाए, राइट। तो इंडियन जुडिशरी एक क्रूशियल पिलर है जो सेफगार्ड करती है कॉन्स्टिट्यूशन को, जो सेफगार्ड करती है रूल ऑफ लॉ को, और प्रोटेक्ट करती है इंडिविजुअल लिबर्टी को। तो ये हमारे कुछ प्रोविजंस थे, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ फीचर्स थे। आई होप ये फीचर आपको क्लियर होंगे। इसमें इन फीचर्स में कोई भी अगर आपको डाउट होता है, जस्ट डू लेट मी नो। एक बार आप मुझे बस बता दीजिएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कुछ और हेल्प मैं कर सकूं, जस्ट डू लेट मी नो दैट एज वेल। और तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई सजेशन है आप वो भी मुझे दे सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।